डांट पड़ती थी ना। हाँ, अच्छा। जैसे घंटों वीडियो गेम खेलना या फिर वो कॉमिक्स में डूबे रहना। हाँ, बिल्कुल सही। उस वक्त तो ये सब टाइम पास ही माना जाता था। वही तो, कौन सोच सकता था कि यही शौक एक दिन इतना बड़ा, मतलब लाखों करोड़ों का करियर बन सकता है। किसी ने नहीं सोचा था। सोच तो बस एक ही थी कि पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो और जिंदगी सेट है। हाँ, रचनात्मक कामों को तो कभी मुख्य धारा का करियर समझा ही नहीं गया। लेकिन लगता है अब हवा बदल रही है, और बहुत तेजी से। हमारे हाथ एक वीडियो स्क्रिप्ट लगी है जिसमें बजट 2026 की एक ऐसी घोषणा का जिक्र है जो शायद इस पूरी सोच को ही बदल दे। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार भविष्य के लिए एक पूरी नई पीढ़ी को तैयार करने का ब्लूप्रिंट बना रही है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक गणित भी है। मतलब सरकार ने भविष्य का कोई बड़ा बाजार देख लिया है। बिल्कुल, एक ऐसा बाजार जिसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। घोषणा ये है कि देश के 15,000 स्कूलों 15,000 और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम और तकनीकी सा लगता है, AVGC। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। बिल्कुल, क्योंकि ये 4 अक्षर ही इस पूरी कहानी का सार हैं। AVGC मतलब AVGC असल में 4 शब्दों का एक छोटा रूप है। ओके। A है एनिमेशन के लिए, एनिमेशन। V है विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX के लिए, VFX। G है गेमिंग के लिए, और C है कॉमिक्स और डिजिटल कंटेंट के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये तो वो सारी चीजें हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मतलब जो हम ब्रह्मास्त्र में वो आग के अस्त्र देखते हैं, या बाहुबली का वो झरना। हाँ, वो सब VFX का कमाल है। और बच्चे जो फोन पर गेम्स खेलते हैं या जो हम नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड सीरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम का कंटेंट, वो सब इसी दुनिया का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई भविष्य की तकनीक नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो ये लैब्स बच्चों को यही जादू रचना सिखाएंगी। हाँ, ये स्किल्स अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये विज्ञापन, शिक्षा, हर इंडस्ट्री में घुस चुकी हैं। तो इन लैब्स में बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि गेम डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ये सब कलाएं सिखाई जाएंगी जिनकी आज बाजार में जबरदस्त मांग है। और हमारे स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, ये रियल स्किल्स होंगी जो सीधे कमाई से जुड़ी हैं। ये मुझे बहुत जरूरी बात लगती है। अब तक हमारी शिक्षा में अकादमिक पढ़ाई और वोकेशनल स्किल्स के बीच एक दीवार सी रही है, एक बहुत बड़ी दीवार। व्यावसायिक शिक्षा को हमेशा एक तरह से प्लान बी की तरह देखा गया। सही बात है। ये उन छात्रों के लिए था जो शायद पारंपरिक पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन ये पहल ये उस दीवार को तोड़ रही है। ये कह रही है कि क्रिएटिविटी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, कि रचनात्मक कौशल तकनीकी कौशल के बराबर ही महत्वपूर्ण और सम्मानित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जो शायद गणित में बहुत अच्छा न हो पर उसकी कल्पना शक्ति कमाल की है, वो अच्छी कहानियां सोचता है, उसे भी अपनी प्रतिभा को निखारने का एक औपचारिक मंच मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मतलब इसके पीछे की असली वजह क्या है? और यहीं पर आकर ये योजना सिर्फ एक शिक्षा सुधार कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आने लगती है। अच्छा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि भारत का AVGC सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो असली वजह है वो एक आंकड़े में छुपी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, जरूर कोई बड़ा आंकड़ा होगा जो सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। बताइए। अनुमान ये है कि 2030 तक यानी आज से बस कुछ ही सालों में इस इंडस्ट्री को भारत में लगभग 20 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। क्या 20 लाख? हाँ, 20 लाख। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तब अगर कोई कहता कि उसे गेम टेस्टर बनना है तो लोग उस पर हंसते थे। बिल्कुल। और आज ये 20 लाख नौकरियों का सेक्टर है। वाकई दुनिया कितनी बदल गई है। बहुत ज्यादा। और सरकार इसी भविष्य को देख रही है। आज हमारे पास इतने प्रशिक्षित लोग हैं ही नहीं जो इस मांग को पूरा कर सकें। तो अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो ये 20 लाख नौकरियां या तो खाली रह जाएंगी या फिर हमें दूसरे देशों से प्रोफेशनल्स बुलाने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये पहल एक तरह से भविष्य में होने वाले स्किल गैप को भरने की तैयारी है। एग्जैक्टली। मतलब सरकार इंतजार नहीं कर रही है कि प्यास लगे तो कुआं खोदें, वो पहले से ही तैयारी कर रही है। ठीक है, तो योजना दमदार है और उसके पीछे की सोच भी साफ है।
लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में अच्छी योजनाएं अक्सर पैसे की कमी या खराब मैनेजमेंट की वजह से दम तोड़ देती हैं। क्या हमारे स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? कहीं ये भी सिर्फ एक कागजी ऐलान बनकर तो नहीं रह जाएगा? ये चिंता स्वाभाविक है और अक्सर सही भी साबित होती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इस पर सोचा गया है। कैसे? इस पूरी योजना को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी तय की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई। अच्छा, एक केंद्रीय संस्था। हाँ, इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग और क्वालिटी पर एक समान नियंत्रण रखने की कोशिश होगी। और पैसे का क्या? सबसे जरूरी सवाल, क्या इसके लिए कोई अलग से बजट रखा गया है? हाँ, और यहीं से इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगता है। ओके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बार कुल 4,551 करोड़ रुपए का बजट मिला है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें से 250 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एवीजीसी टैलेंट डेवलपमेंट के लिए अलग रखे गए हैं। 250 करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम। इसका मतलब ये सिर्फ एक हवाई घोषणा नहीं है, इसके पीछे वित्तीय ताकत भी है। ये पैसा सीधे इन लैब्स को बनाने, जरूरी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर खरीदने और ट्रेनर्स को नियुक्त करने पर खर्च होगा। सही है। सही कहा। जब किसी योजना के लिए एक समर्पित बजट होता है तो उसका जमीन पर उतरना ज्यादा सुनिश्चित हो जाता है। ये दिखाता है कि सरकार इसे एक प्राथमिकता के तौर पर देख रही है। तो अगर ये योजना सच में जमीन पर उतरती है तो इसका असर क्या होगा? मुझे तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा पहुंच का दिखता है। पहुंच का? हाँ, 15,000 स्कूल। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ दिल्ली मुंबई के बच्चों को ही नहीं, बल्कि बिहार के किसी छोटे से गांव या उत्तर पूर्व के किसी कस्बे के बच्चे को ये मौके मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रचनात्मकता किसी भूगोल की मोहताज नहीं होती, लेकिन अवसर होते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि भारत का अगला बड़ा गेम डेवलपर या एनिमेटर किसी ऐसी ही जगह से निकले जहां पहले कभी ऐसे मौके पहुंचे ही नहीं थे। ये तो प्रतिभा का लोकतंत्रीकरण जैसा हुआ। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा मुझे लागत का लगता है। आज किसी को एनिमेशन या वीएफएक्स सीखना हो तो प्राइवेट कोर्स की फीस लाखों में होती है। हाँ, बहुत महंगे होते हैं। हर परिवार ये खर्च नहीं उठा सकता। लेकिन जब ये शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों में मिलेगी तो ये लगभग मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। और इसका एक और गहरा पहलू है। वो क्या? जब शिक्षा सस्ती होती है तो छात्र प्रयोग करने का जोखिम उठा सकते हैं। अगर आप लाखों रुपए खर्च करके कोई कोर्स करते हैं तो आप पर तुरंत नौकरी पाने का दबाव होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक छात्र बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी रचनात्मकता को खोज सकता है, फेल हो सकता है और फिर से कोशिश कर सकता है। और यही आजादी इनोवेशन को जन्म देगी। हाँ, प्रयोग करने की यही आजादी। बिल्कुल। और इससे एक और बात निकलती है, अवसर। इससे सिर्फ नौकरी के रास्ते नहीं खुलेंगे, ये युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का मौका देगा। वो अपना YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, अपनी छोटी सी गेमिंग कंपनी बना सकते हैं। हाँ, जॉब क्रिएटर बनने की संभावना तो है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। अच्छा। कंटेंट क्रिएशन में सफलता के लिए सिर्फ स्किल ही नहीं, बल्कि जबरदस्त मेहनत, निरंतरता और थोड़ा भाग्य भी चाहिए। सही। ये लैब्स पहला कदम तो देख सकती हैं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। ये एक टूल किट देंगी, पर उस टूल किट का इस्तेमाल करके साकार बनाना छात्र पर ही निर्भर करेगा। ये तो एक बहुत ही संतुलित और जरूरी नजरिया है। लेकिन इन सब फायदों को अगर जोड़कर देखें तो सरकार का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ 20 लाख नौकरियां पैदा करने तक सीमित है या इसके पीछे कोई और बड़ी तस्वीर है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक महत्वाकांक्षा है। वैश्विक? हाँ। स्रोत के मुताबिक लक्ष्य सिर्फ भारत की घरेलू जरूरतें पूरा करना नहीं है। लक्ष्य है भारत को कंटेंट देखने वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव हब बनाना। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव हब? कि हम दुनिया के लिए कंटेंट बनाएं। क्रिएटेड इन इंडिया, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम सच में दक्षिण कोरिया जैसे देशों से मुकाबला कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे के पॉप और के ड्रामास को खड़ा करने में दशकों और अरबों डॉलर लगाए हैं? क्या ये लक्ष्य कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब शायद सीधे सीधे मुकाबला करने में नहीं है। तो फिर कैसे? असली रणनीति हॉलीवुड या कोरिया से आमने सामने टकराने की नहीं, बल्कि वैश्विक मनोरंजन बाजार के लॉन्ग टेल को पकड़ने की हो सकती है। लॉन्ग टेल? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जहां हॉलीवुड $200 मिलियन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, हाँ, वहीं भारत मोबाइल गेम्स, शॉर्ट फॉर्म एनिमेटेड सीरीज और मिड बजट अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए जो स्पेशल वीएफएक्स लगते हैं, उस बाजार पर हावी हो सकता है। अच्छा। ये वो विशाल और बढ़ता हुआ डिजिटल कंटेंट का क्षेत्र है
जिसे बड़े खिलाड़ी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मतलब ये डिज्नी से मुकाबला करने के बारे में नहीं है? नहीं, ये उस बाजार का मालिक बनने के बारे में जहां डिज्नी खेल ही नहीं रहा। वाह, तो ये ब्रूट फोर्स की लड़ाई नहीं बल्कि एक स्मार्ट रणनीतिक चाल है। उस जगह पर अपनी बादशाहत कायम करो जहां मुकाबला कम है और मौके ज्यादा। बिल्कुल, ये तो वाकई एक दिलचस्प सोच है। ये भारत को वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में एक लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। हम आईटी सेवाओं में दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब अगला पड़ाव रचनात्मक उद्योग है। और इस सपने को साकार करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो है टैलेंट। एग्जैक्टली। और ये एवीजीसी लैब्स उसी टैलेंट की नर्सरी का काम करेंगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो बजट 2026 ने एक बहुत ही जोरदार संदेश दिया है। भविष्य सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर का नहीं है, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स, एनिमेटर्स और डिजिटल कहानीकारों का भी है। ये रचनात्मकता को एक वैध और सम्मानित करियर के रूप में मान्यता दे रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में पहचानने जैसा है। राष्ट्रीय संपत्ति, हाँ, ये उन लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद है जो शायद पारंपरिक करियर के खाके में फिट नहीं बैठते, लेकिन जिनके पास असाधारण कल्पना और रचनात्मक कौशल हैं। अब उन्हें अपने जुनून को करियर में बदलने का एक रास्ता और एक मंच दोनों मिल रहा है। बिल्कुल। इस पहल में कोई शक नहीं कि ये प्रतिभा और अवसर के बीच की खाई को पाटने का एक शानदार प्रयास है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शैतान हमेशा विवरण में छुपा होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जिस पर हमें सोचना होगा। वो क्या है? एवीजीसी इंडस्ट्री शायद सबसे तेजी से बदलने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। हर 6 महीने में एक नया सॉफ्टवेयर, एक नई तकनीक, एक नया ट्रेंड आ जाता है। सही बात है। तो आप कह रही हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इन लैब्स को बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की होगी। ऐसा ना हो कि हम 2026 में लैब्स बनाएं और वहां 2024 की टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हों, जबकि इंडस्ट्री 2028 में पहुंच चुकी हो। बिल्कुल, असली सफलता इसी पर निर्भर करेगी। तो सवाल ये है कि इन लैब्स के पाठ्यक्रम को इंडस्ट्री के साथ लगातार अपडेट कैसे रखा जाएगा? हाँ, और क्या इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा? अगर इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढा गया तो ये लैब्स बहुत जल्द ही महंगे कंप्यूटरों से भरे अप्रासंगिक कमरे बनकर रह जाएंगी। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये सिर्फ उपकरण न बने, बल्कि रचनात्मकता और नवाचार के जीवंत केंद्र बने, जो बाजार की जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।